So next chapter after nervous control and coordination is chemical control and coordination. तो बच्चे अभी तक हमने जो चैप्टर कवर किया है उसमें हमने डील किया कि नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरॉन्स और उससे बना हुआ सिस्टम जो है वो किस तरीके से चीजों को रेगुलेट करता है। तो हमने सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में भी बात की, कल हमने कवर किया था एयर, उससे पहले आई एंड फर्दर हमने कुछ रिसेप्टर्स के बारे में बात की थी, नर्वस सिस्टम्स के बारे में बात की थी और ये भी जाना था कि नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट होती है, अकॉर्डिंगली केमिकल ट्रांसमिशन कैसे होता है, सब कुछ ठीक है। बट बच्चे हम एक फर्दर एस्पेक्ट पे जाने वाले हैं, यानी कि केमिकल एस्पेक्ट पे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, यानी कि उस सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि ऐसी जगह काम करता है जहां पे न्यूरॉन्स नहीं पहुंच पाते, यानी कि सेल के इंटरनल रीजन तक कम्युनिकेट करने में हेल्प कर सकता है ये सिस्टम। जहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच पाता, जहाँ पे नर्वस सिस्टम वेरिएबिलिटी नहीं ला पाता, वहां पे ये लाता है। अलग अलग तरह के हार्मोन्स और केमिकल्स जो है वो अलग अलग तरह के मैसेज पहुंचाते हैं और बॉडी जैसे और लिविंग सिस्टम जैसे कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में कॉम्प्लेक्स फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो जुड़ा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम से। So बच्चे, this is performed by endocrine system. Endocrine system यानी कि hormonal system. ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोनल सिस्टम, यानी कि वो सिस्टम जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है। तो बच्चे एंडोक्राइन सिस्टम एक ग्लैंडुलर सिस्टम है, पर अगर हम बात करें अलग से ग्लैंड्स की तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एक्चुअली, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके ऊपर बेस्ड ये पूरा चैप्टर है, एंड दूसरे है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये दो तरह के ग्लैंड्स हैं जो हमें डील करने हैं, ठीक है, पूरे सिलेबस में, दैट इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हम इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं वो ग्लैंड्स जो है वो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जिनमें डक्ट होती है, दे आर डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, तो डक्टलेस एंड डक्ट ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से डक्टलेस ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये सिक्रीशन पोर करते हैं इन ब्लड, दे पोर सिक्रीशन इन ब्लड। ये अपनी सिक्रीशन ब्लड में डालेंगे और इनकी सिक्रीशन को कहा जाता है हार्मोन। इसीलिए हम इस सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम भी कह रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम नहीं, हार्मोनल सिस्टम भी कह रहे हैं। तो बच्चे एक्सोक्राइन सिस्टम बिल्कुल इससे अपोजिट है, बिकॉज दे हैव डक्ट्स और इनकी टारगेट साइट इनके बिल्कुल क्लोज होती है, बिल्कुल पास जहां पे उन्हें काम करना है। तो इसीलिए अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली डक्ट के थ्रू पास करवाते हैं, फॉर सिक्रीशन इन डक्ट्स टू नियर बाय टारगेट साइट्स। तो इनकी टारगेट साइट बहुत पास होती है, एंडोक्राइन सिस्टम के लिए जो टारगेट्स होते हैं वो दूर होते हैं बेटा, तो टारगेट साइट जो है इनके पास होती है और इनकी जो सिक्रीशन है इसे कहा जाता है मेनली एंजाइम्स, इनकी सिक्रीशन को एंजाइम्स कहा जाता है, ठीक है। सो बच्चे अब इस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, जिसमें से सिर्फ एंडोक्राइन पोर्शन हम इस चैप्टर पे लेने वाले हैं, क्योंकि बच्चे एक चीज तो हमने ये पढ़ी है, बायोमोलिक्यूल्स में कवर किया था हमने चीज को, कि एंजाइम्स जो है वो एक ऐसे कंपोनेंट है जो रिएक्शन के रेट को फास्ट करते हैं, दे एक्ट्स एज बायोकैटलिस्ट, है ना। तो
मैसेंजर की तरह तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा ना, तो क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में उनका रोल माना जा सकता है? मैसेंजर की तरह ये काम कर सकते हैं? न्यूरॉन्स मैसेज पहुंचा के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, ये भी मैसेज पहुंचा के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम का तो ऐसा कोई रोल नहीं है ना। तो इसीलिए बच्चे एक्सोक्राइन सिस्टम हम बिल्कुल भी इस चैप्टर में डील नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये वाला पोर्शन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हॉर्मोन्स वाला। तो बच्चे ये एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें से एंडोक्राइन सिस्टम जो है इट लैक डक्ट्स। क्यों? क्योंकि इनके केस में एज दे हैव टारगेट साइट्स ठीक है। तो बच्चे इनके केस में जो टारगेट साइट्स होती है वो काफी दूर होती है बेटा, ठीक है। सो बच्चे इनकी टारगेट साइट दूर है, तो इसीलिए डक्ट्स नहीं बना सकते। डक्ट्स जो है उसे पैसेज करना पड़ता है, कोई ग्लैंड इधर है ब्रेन में है, कोई ग्लैंड चेस्ट रीजन में है, कोई नेक रीजन में है, कोई किडनी के ऊपर है, तो टारगेट साइट अलग अलग सेल्स हो सकते हैं। तो इसीलिए इतनी दूर तक डक्ट बनाना वो फिजिबल नहीं होता। तो फिजिबल क्या होगा? सिक्रीशन जो होगी, जिसे आप हार्मोन कह रहे हो, called as hormone, reaches target site through blood. तो ब्लड के थ्रू हॉर्मोन्स जो है वो टारगेट साइट पे रीच करते हैं। तो बच्चे चीजों को आगे जानने से पहले एक बार जान लेते हैं कि ये हॉर्मोन्स क्या है, इनका नेचर क्या है। क्योंकि हम बात कर चुके हैं ये एंजाइम्स के बारे में। ये एंजाइम्स जो है ना बेटा, ये प्रोटीनस नेचर के होते हैं ना मेनली। हम पहले तो यही मानते थे कि एंजाइम सिर्फ प्रोटीन होते हैं, लेटर ऑन पता चला आरएनए बेस्ड। लेकिन हॉर्मोन्स में बहुत वैरायटी है। तो बच्चे हॉर्मोन्स दे आर केमिकल मैसेंजर्स, यानी कि केमिकल की फॉर्म में मैसेज जो है वो जाता है इन हॉर्मोन्स के फॉर्म में। तो बच्चे केमिकल मैसेंजर्स हैं विच आर आइदर प्रोटीन अमीन्स और लिपिड बेस्ड। कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, अमीन्स हो सकते हैं, आयोडाइड फॉर्म हो सकती है, लिपिड हो सकते हैं, बहुत वैरायटी है इसमें, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके के हॉर्मोन्स हैं और इनके काम करने का तरीका भी अलग हो जाता है इनके नेचर के हिसाब से, कि कहाँ तक मैसेज लेके जाते हैं, कहाँ तक पहुंचते हैं, किस तरीके से मैसेज पहुंचा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चे अब ये केमिकल मैसेंजर्स है बेटा, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। और बच्चे बड़ी बात यह है कि इस हार्मोन की सिक्रीशन बहुत कम माइन्यूट अमाउंट में चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि बल्क सिक्रीशन करनी पड़ती है, माइन्यूट अमाउंट में चाहिए। लेकिन बच्चे ये ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, सब टिश्यूज से पास करेगा, तो हार्मोन को कैसे पता चलेगा कि उसे किस स्ट्रक्चर पे काम करना है ना, उसे बताना भी तो पड़ेगा ना कि कहाँ पे काम करना है। तो बच्चे इस पर्टिकुलर केस में हार्मोन जो है वो जस्ट रिलीज हो जाता है, काम करता है टिश्यू। वो टिश्यू, वो सेल जिसे हार्मोन की जरूरत है, जिसे हार्मोन का मैसेज चाहिए, वो अपनी सरफेस पे उसके लिए रिसेप्टर्स रखता है। हार्मोन की जरूरत है, हार्मोन की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, तो हार्मोन रिलीज होगा। अब टिश्यू को डिसाइड करना है कि वो हार्मोन रिसीव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो बच्चे हार्मोन जो है वो उन्हीं सेल्स पे काम करता है जिन सेल्स के पास इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर हो। तो इसीलिए बल्क अमाउंट तो चाहिए ही नहीं, और मैसेज जो है वो स्पेसिफिकली अपनी टारगेट साइट पे भी पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे बिखर जाएगा, इधर भी चला जाता हूँ उधर भी चला जाता हूँ, ये सेल भी रिसीव कर ले वो सेल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो हार्मोन जो है इट इज सिक्रेटेड इन वेरी वेरी लो अमाउंट्स। और बच्चे इतना ये है कि जो एक्स्ट्रा होगा ना
गेट्स एक्सक्रीटेड। जो एक्स्ट्रा होगा वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगा, यानी कि जब सेल ने एक बार रिसीव कर लिया उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच गया वो दोबारा यूज नहीं होगा, दोबारा सर्कुलेशन में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये रीजन इसीलिए है क्योंकि जब हार्मोन दोबारा सर्कुलेट होगा तो फॉल्स मैसेज जाएगा सेल के पास। सेल को लगेगा कि ग्लैंड ने दोबारा सिक्रीशन करी है। ठीक है, तो बच्चे ग्लैंड में दोबारा सिक्रीशन करने का फॉल्स मैसेज ना जाए तो इसीलिए एक ही बार सर्कुलेशन में आता है और एक्सक्रीट होता हुआ जाता है जो एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, तो बच्चे टारगेट साइट has receptors for hormone। ठीक है, तो बच्चे ये है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन का एक ब्रीफ आइडिया। ठीक है, तो बच्चे जैसे अब हमने बात की है प्रोटीन, अमीन्स और लिपिड्स में, ये हमारे पास कुछ हार्मोन्स है जिसमें से प्रोटीन और अमीन्स जो है वो फैट बेस्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते हैं और लिपिड जो है वो इजीली लिपिड बायलेयर से पास कर जाएगा, जिसकी वजह से इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं या कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं, पर पहले बात करेंगे मैकेनिज्म कि यानी कि ये हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या तरीका रहेगा इन हार्मोन्स का काम करने का। ठीक है, तो एक बार वो डिस्कस करते हैं, यानी कि फैट बेस्ड और प्रोटीन बेस्ड और अमीन बेस्ड हार्मोन्स कैसे जाएंगे। सो बच्चे अब लिपिड बेस्ड हार्मोन और प्रोटीन बेस्ड हार्मोन इन दोनों को सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक ले रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। हार्मोन काम कैसे करते हैं, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बेस्ड। तो सबसे पहले हम वो हार्मोन ले रहे हैं जो लिपिड बेस्ड, लिपिड बेस्ड कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हार्मोन्स जिसे आप कहते हो स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि लिपिड बेस्ड हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो बच्चों के स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, तो इनके एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बायलेयर से बनी है, कुछ प्रोटीन्स भी रहते हैं जो चैनल्स की तरह काम करते हैं, तो दिस इज लिपिड बायलेयर। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड दोनों साइड रहने वाला, हाइड्रोफोबिक टेल एक दूसरे को फेस करने वाले है ना, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक रहेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बच्चे ये है न्यूक्लियस, क्योंकि अल्टीमेटली मैसेज किसको चाहिए, डीएनए को, कि उसे काम करना है या नहीं करना, उसे मैसेज क्या दिया जा रहा है, उसे क्या बताया जा रहा है कि उसे एक्टिविटी करनी है, एक्सप्रेस करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो डीएनए को मैसेज चाहिए, डीएनए जो है वो हेड है हमारे पास सेल का। ठीक है, तो उसे सब कुछ बताना जरूरी है, तो ये आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर है रिसेप्टर, किसके लिए रिसेप्टर है, हार्मोन के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, एंड दैट्स द डीएनए जिसे काम करना है एक्चुअली। तो डीएनए के पास ही रिसेप्टर रहेगा। तो बच्चे ये आ गया हार्मोन मॉलिक्यूल, ये आ गया लिपिड हार्मोन। ठीक है, तो बच्चे ये लिपिड हार्मोन क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कर जाएगा। तो मतलब इसको दिक्कत ही नहीं होगी कोई, क्यों दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चे ये लिपिड बेस्ड है और लिपिड बेस्ड सरफेस से इजीली पास कर जाता है, और इसके बाद ये माइग्रेट करता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड बाइंड्स द हार्मोन रिसेप्टर।
और बना लेता है हार्मोन और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बन गया, ये बन गया हार्मोन एंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास रिसेप्टर था हार्मोन के लिए, जिसने बाइंड किया हार्मोन को। अल्टीमेटली इसकी वजह से डीएनए को पता चला कि ये केमिकल आया है, ये हार्मोन आया है, ये मैसेज लेकर आया है और मुझे रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स कैसे देगा? प्रोटीन बना के। पहले एमआरएनए बनेगा फिर उससे प्रोटीन बन जाएगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। तो बच्चे डीएनए को मैसेज मिल गया बस, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो बच्चे फंक्शन क्या हुआ कि लिपिड बेस्ड हार्मोन जो है, हार्मोन इट एंटर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली एंटर कर गया। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इजीली एंटर कर गया एंड फर्दर दिस हार्मोन रीचेस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में रीच कर गया यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियस एंड बाइंड्स हार्मोन रिसेप्टर। तो हार्मोन रिसेप्टर को बाइंड कर गया। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर था यहाँ पे, उसको बाइंड कर गया टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जिसके बेस पे डीएनए ने काम किया, यानी कि डीएनए ने बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दिया। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स यानी कि प्रोटीन बना के, एक्सप्रेशन तो प्रोटीन ही देगा। तो प्रोटीन बना के डीएनए ने रिस्पॉन्स दिया क्योंकि मैसेज मिला था डीएनए को, तो डीएनए को तो काम करना ही था। तो बच्चे डीएनए synthesizes mRNA and then protein, जिसे कहा जाएगा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। तो मतलब अब क्या आ गया? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आ गया। और इस बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के आते ही केमिकल ने अपना काम, यानी कि प्रोटीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन आ गया कैसे? प्रोटीन ने अपना काम किया यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, तो अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन ने रिसेप्टर को बाइंड किया, कहीं पे भी था रिसेप्टर, बाहर था या सेल के अंदर था, रिसेप्टर को बाइंड किया। वो हार्मोन क्या मैसेज लेके आया था? वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक हार्मोन था और मैसेज लेकर आया था कि फैट बेस्ड फूड जो है वो बॉडी में एंटर कर चुका है, तो लेट्स स्टार्ट द डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए, तो ही डाइजेशन स्टार्ट होगी। तो हार्मोन ने वही मैसेज किसको दिया? सेल को दिया। कोई ग्लैंडुलर सेल होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। तो हार्मोन जो है उसने रिसेप्टर को बाइंड किया। रिसेप्टर को बाइंड करने के बाद डीएनए को पता चला। तो डीएनए को जब पता चला कि रिसेप्टर जो है वो बाइंड कर चुका है हार्मोन के साथ और वो ये मैसेज लेके आया है कि एंजाइम रिलीज करो, तो डीएनए ने एमआरएनए बनाया और एमआरएनए से बन गया प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या था? एंजाइम था। वो एंजाइम बाहर रिलीज हुआ सेल के, और सेल के बाहर रिलीज होकर उसने डाइजेशन कर दी। तो डाइजेशन से क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हुआ और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बाद हमारे पास जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिले वो बॉडी का हिस्सा बन गए। तो बच्चे ये चीजें, ये प्रोसेस हो रहा है। हार्मोन ने जस्ट मैसेज दिया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो दैट्स द फंक्शन और मैकेनिज्म ऑफ लिपिड बेस्ड हार्मोन्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है, बट रिसेप्टर के साथ बाइंड करने का तरीका और काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोटीन और अमीन बेस्ड हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। सो बच्चे अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, यानी कि लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स की। वो हार्मोन्स जो नॉन लिपिड बेस्ड है, जो लिपिड में सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं। तो बच्चे उन हार्मोन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं
तो बच्चे वो प्रोटीन्स अमीन्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनी है। तो बच्चे उन हार्मोन्स के लिए कुछ और तरीका बनाया गया होता है। उन प्रोटीन्स को रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन जो है वो बाइंड करेगा हार्मोन रिसेप्टर के साथ और बना देगा अल्टीमेटली हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब ये हार्मोन यहाँ पे बाइंड करेगा इस रिसेप्टर के साथ तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो मतलब मैसेज सेल को कब मिलेगा? जब ये हार्मोन बाहर वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, मतलब अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैसेज तो डीएनए तक पहुंचाना है, काम तो वही है, काम डीएनए तक पहुंचाना है बस। तो बच्चे यहां से डीएनए को कैसे पता चलेगा? तो बच्चे बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। बाहर से मैसेज रिसीव कर लिया गया गेट पे, अब गेट से अंदर का कोई मेंबर जो है वो मैसेज को रिसीव करके आगे पास कर देगा। तो बच्चे क्या होता है, ये हार्मोन जैसे ही बाइंड होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, सेकेंड मैसेंजर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड मैसेंजर्स लाइक कैल्शियम, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो बच्चे उनका एक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अब एक्टिवेशन हो गया सेकेंड मैसेंजर्स का, तो ये सेकेंड मैसेंजर्स एक्टिवेट होकर मैसेज पहुंचाएंगे सेल के अंदर। ठीक है, और ये सेकेंड मैसेंजर्स डीएनए के पास पहुंच के उसको बताएंगे, उस तक मैसेज पहुंचाएंगे कि ये हमारे पास प्रोसेस है, ये मैसेज आया था और इस तरीके से काम करना है। तो बच्चे हम तो एक सिंगल स्टेप में बात कर रहे हैं ना कि हार्मोन ने यहाँ पे बाइंड किया और सेकेंड मैसेंजर्स जाके मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो बच्चे बट ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, पूरा एक कैस्केड है, एक के बाद एक की एक्टिवेशन, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, इस तरीके से मैसेज आगे बढ़ता जाता है और डीएनए तक पहुंचता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे पास आएगा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जो डीएनए लेगा, एंड अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो बॉडी में दिखेगा, जो एक्चुअल चाहिए था। ठीक है, सो इसके केस में अपोजिट काम हुआ। क्या हुआ, हार्मोन ने बाहर वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और रिसेप्टर के साथ जैसे ही वो बाइंड किया तो अल्टीमेटली इनर साइड प्रेजेंट रहने वाले सेकेंड मैसेंजर्स एक्टिवेट हो गए, which ultimately passes message to DNA for biochemical response, and that biochemical response ultimately leads to physiological response and ultimately expression of the same। तो बच्चे ये जो प्रोसेस है वो लिपिड से थोड़ा ही अलग है बट कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, डीएनए को एक्टिवेट करना, उससे रिस्पॉन्स दिलवाना और ताकि बॉडी में एक्सप्रेशन आ सके। ठीक है, सो प्रोटीन और अमीन बेस्ड हॉर्मोन्स और अमीन बेस्ड हॉर्मोन्स विच आर नॉट soluble in lipid binds receptor on plasma membrane, which leads to the activation of second messengers like calcium, cyclic adenosine monophosphate, ठीक है, and activation of the second messengers lead to the formation of protein यानी कि biochemical response and ultimately expression of the process जो कि हार्मोन का मैसेज था। तो ये है बेटा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिंपल सी चीज है, जो पास नहीं कर पाया वो बाहर रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इनर साइड सेकंड मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास दोनों मैकेनिज्म। सो बच्चे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने हार्मोनल एक्शन का मैकेनिज्म किया दी। नाउ फर्दर वी नीड टू डील some glands which are related to hormonal secretions।
जिसमें से सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हम डील करने जा रहे हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी ब्रेन के केस में। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन का पार्ट था। तो हाइपोथैलेमस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि काफी सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, लाइक मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, but additionally we have some other functions which are related to endocrine system, because a hypothalamus have ability to secrete some releasing factors or inhibitory factors, ताकि वो पिट्यूटरी के सिक्रीशंस को कंट्रोल कर सके, ताकि बॉडी की सिक्रीशंस को, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को कंट्रोल कर सके। तो बच्चे एक कनेक्टिविटी होना जरूरी है नर्वस और केमिकल सिस्टम में। जो भी मैसेज, जो भी चीज बॉडी में हो रही है वो नर्वस सिस्टम को पता चलता है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस इस चीज से अवेयर रहता है कि बॉडी में क्या फंक्शंस हो रहे हैं। बट दिस हाइपोथैलेमस नीड्स टू कन्वे दिस मैसेज टू एंडोक्राइन सिस्टम। तो उसे एंडोक्राइन सिस्टम को भी तो बताना है ना। एंडोक्राइन सिस्टम में ये एबिलिटी नहीं है कि वो मैसेज को एक्वायर कर सके। तो उस तक मैसेज पहुंचाना जो है वो कौन करेगा? वो हाइपोथैलेमस ही करता है। हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, इसीलिए अवेयर भी रहेगा और ये मैसेज फटाफट नर्वस सिस्टम से एंडोक्राइन सिस्टम तक पहुंचाएगा कि ये बॉडी की स्टेट है और तुम्हें इस बॉडी में इस तरीके की सिक्रीशन करवा के बॉडी के इस प्रोसेस को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो बच्चे वो बॉडी स्टेट में दो चीजें हो सकती है, या तो किसी काम को प्रमोट करना है या तो किसी काम को इनहिबिट करना है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पास दो तरीके के फैक्टर्स रिलीज करता है, लाइक रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर वो हार्मोन है, वो केमिकल सिक्रीशन है जो एंडोक्राइन सिस्टम को बताती है कि तुम्हें ये केमिकल, ये हार्मोन आगे रिलीज करना है। और इनहिबिटरी फैक्टर वो हार्मोन है, वो केमिकल सिक्रीशन है जो एंडोक्राइन सिस्टम को ये कन्वे करती है कि अब ये वाली सिक्रीशन बंद कर। बट ये मैसेज जाता है थ्रू पिट्यूटरी ओनली। ठीक है, तो इस चीज को डिटेल में बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस और क्या क्या फंक्शन कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस इज अ न्यूरोसिक्रीटरी स्ट्रक्चर। इट्स अ न्यूरोसिक्रीटरी स्ट्रक्चर। टर्म से पता चल रहा है कि दो फंक्शन हो रहे हैं, न्यूरल भी है और सिक्रीटरी भी है। ठीक है, और बच्चे हाइपोथैलेमस it releases releasing factors and inhibitory factors to control pituitary secretions। और मैं यहाँ पे पिट्यूटरी क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि पिट्यूटरी से ही फर्दर मैसेज जाने वाला है आगे वाले ग्लैंड्स। ठीक है, तो टू कंट्रोल पिट्यूटरी सिक्रीशंस। ठीक है, तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस काम करता है। अगर उसे पिट्यूटरी से कोई मैसेज, कोई हार्मोन रिलीज करवाना है तो वो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा, उसी का टैग लगा के एक तरह से। अगर उसकी सिक्रीशन बंद करवानी है तो इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हाइपोथैलेमस काम करता है। बट एडिशनली अदर देन रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स, इट आल्सो सिक्रीट्स सम अदर हार्मोन्स। इट सिक्रीट्स एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ऑल्दो ये हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके थोड़ी देर स्टोर हो जाता है और स्टिमुलस आने पे ही रिलीज होगा फर्दर। बट बनाता जो है ये हार्मोन, जैसे कि एंटी डाययूरेटिक और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये बनाता हाइपोथैलेमस ही है। उसी के सेल्स जो है वो सिंथेसाइज करते हैं हार्मोन्स को और सीक्रेट भी फर्दर। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कुछ इस तरीके से काम करता है। बॉडी से मैसेज लिया,
नर्वस सिस्टम के थ्रू और केमिकल हॉर्मोन्स की हेल्प से एंडोक्राइन सिस्टम को मैसेज भेजा कि ये काम करवाना है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है फिर से बॉडी को इफेक्ट करता है, अकॉर्डिंगली बॉडी तक मैसेज पहुंचाता है, ठीक है, हार्मोन्स की फॉर्म में। फिर से हाइपोथैलेमस को ये चीज पता चलती जाती है। तो एक तरह से पूरा ये पाथवे है, ठीक है, तो आपस में सारी चीजें कनेक्टेड है बेटा। तो बच्चे हाइपोथैलेमस का काम तो हम जान गए, लेकिन अब हमें बात करनी है एक ऐसे स्ट्रक्चर की जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी की बात, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि पिट्यूटरी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। अब कैसे ये दोनों कनेक्टेड है और पिट्यूटरी क्या क्या सिक्रीशंस करता है उसे डिस्कस करते हैं बेटा। सो लेट्स कंटिन्यू विद पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी की बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, another name for pituitary gland is hypophysis, hypophysis। हमने पोर्टल सिस्टम में हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम किया था, बस एक तरह से वही रिकॉल करने जा रहे हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर रिकॉल करने जा रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कुछ इस तरीके से रहता है हमारे पास। ये आ गया हाइपोथैलेमिक रीजन विद इंफंडिबुलम द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड हियर it continues into a P-shaped gland, that is pituitary gland, ठीक है। तो ये आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये आ गया हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये आ गया स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज इंफंडिबुलम, फाइन, एंड दिस पार्ट इज पिट्यूटरी। तो बच्चे पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रहा है हमारे पास हाइपोथैलेमस के साथ, ये एक सिस्टम है जिसे आप हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कहते हो। हमने डील किया है ये बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन में, ठीक है। तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो पोर्टल सिस्टम वैसे तो वो सिस्टम होता है जो कैपिलरी से स्टार्ट होता है और कैपिलरी में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास आर्टरी जो एंटर करके हाइपोथैलेमस रीजन में कैपिलरी बना रही है, एंड दिस इज हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, hypophyseal portal vein and this is again bunch of capillary which is formed in pituitary region। तो ये आ गई वेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये कनेक्टेड रहते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर बनाता है जो इस कैपिलरी के थ्रू एंटर करते हैं और इस पोर्टल वेन के थ्रू पिट्यूटरी के पास रिलीज हो जाते हैं। As artery and veins are incapable of exchanging material, तो इसीलिए यहाँ पे भी कैपिलरी बनती है और यहाँ पे भी कैपिलरी बनती है, ताकि रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स जो है वो टेकअप किए जा सके और यहाँ पे रिलीज किए जा सके। और दूसरा, यहाँ से एक कनेक्शन और है, लेकिन वो ब्लड सप्लाई के थ्रू नहीं है, वो कुछ न्यूरॉन्स के थ्रू है जिन्हें न्यूरोसिक्रीटरी स्ट्रक्चर कहा जाएगा। ये न्यूरॉन्स जो है बेटा हाइपोथैलेमिक ओरिजिन के हैं, लेकिन पिट्यूटरी तक एंटर करते हैं और यहाँ पे सिक्रीशन बनाकर रिलीज करेंगे बेटा, इस तरीके से। सो दीज आर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है जो यहां से लेकर यहां तक एक्सटेंड हो गए। तो बच्चे हमारे पास पिट्यूटरी में अलग अलग रीजन्स हैं जो अलग अलग तरीके से हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड। तो बच्चे ये जो आपको लॉब्यूलेटेड अरेंजमेंट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली लोब्स है पिट्यूटरी के, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से वो दो तरीके से जरूर जुड़े हैं, लेकिन वो हमारे पास अलग अलग लोब्स है, सेम स्ट्रक्चर पिट्यूटरी है।
जिसमें से ये वाला लोब जो जुड़ा हुआ है हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के थ्रू हाइपोथैलेमस के साथ, ये है एंटीरियर लोब। ये बीच में इंटरमीडिएट लोब जो ह्यूमंस में बहुत ही ज्यादा रूडिमेंट्री रहता है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, दैट इज इंटरमीडिएट लोब। और बच्चे ये आ गया पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो ये 3 लोब थे और अल्टीमेटली ये तीनों लोब मिलकर बनाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा है, कम्युनिकेट करता रहता है। ठीक है, सो बच्चे एक बार कैटेगराइज कर रही हूँ हाइपोफाइसिस के स्ट्रक्चर को। 3 लोब्स में डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में, अब क्या क्या सिक्रीशंस है। सो सबसे पहले हमने बात की कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें 3 लोब्स है। सबसे पहला एडिनोहाइपोफाइसिस, सॉरी दिस एंटीरियर लोब। दूसरा है इंटरमीडिएट लोब, और तीसरा है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, जिसमें से एंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब को कंबाइनली कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, ये दोनों कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस के साथ थ्रू ब्लड स्ट्रीम। लेकिन पोस्टीरियर लोब इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, इज अ पार्ट ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी कि न्यूरोसिक्रीटरी सेल की हेल्प से ये जुड़े रहता है हाइपोथैलेमस के साथ। ठीक है, सो बच्चे ये हमारे पास हो गए 3 लोब्स, जिसमें से ये 2 लोब्स जो हैं वो अलग सिक्रीशन करते हैं और ये लोब अलग सिक्रीशन करता है, मतलब तीनों लोब्स की अलग अलग सिक्रीशन है। लेकिन एडिनोहाइपोफाइसिस के दोनों लोब्स से एक चीज कॉमन आप एनालाइज कर पाओगे जब हम सिक्रीशंस की बात कर पाएंगे ना, करेंगे ना, तो उसमें एक चीज कॉमन एनालाइज कर पाओगे कि एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं जो किसी और ग्लैंड को स्टिमुलेट करके हॉर्मोन की सिक्रीशन कर पा रहे हैं। कैसे? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोल रहा है कि तुम हार्मोन रिलीज करो, और वो हार्मोन पिट्यूटरी जो रिलीज करेगा वो किसी तीसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो ये दोनों लोब्स जो है वो डायरेक्टली किसी सेल पे काम करेंगे, लेकिन उसको स्टिमुलेट करने के लिए ताकि वो हार्मोन रिलीज करे फर्दर। ठीक है, तो ये चीज आप कॉमन इन दोनों में देखोगे। तो इस तरीके के हार्मोन को जो पिट्यूटरी दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए रिलीज करता है उसे कहा जाता है ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो ये ट्रॉपिक हार्मोन्स ये दोनों लोब्स रिलीज करेंगे अंडर कंट्रोल ऑफ रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। बाकी पोस्टीरियर लोब खुद की कोई सिक्रीशन तो नहीं करेगा, वही सिक्रीशन जो हाइपोथैलेमस बना के भेज रहा है इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स की हेल्प से, बस वही करेगा। ठीक है, बाकी ये दोनों करने वाले हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स की सिक्रीशंस। ठीक है, तो इसे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, कि हमारे पास ये तीनों लोब्स जो है वो कैसी कैसी नेचर की सिक्रीशन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए।